A very warm welcome to each and every one of you. I am Richa Sharma and you are watching परचम। मई स्टार्ट हो चुका है और आज से रोज दिन के 12 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स मई मंथ के मिलने वाले हैं। शुरुआत कर लेते हैं 1 मई 2024 से। पंचांग क्या कहता है वो देखते हैं। आज के तिथि के बारे में, वैसाख महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष है यानी चांद इस पक्ष में धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ओके, और इसको डार्कर फेज भी बोलते हैं और सप्तमी है आज, तो चांद कुछ इस तरह का दिखने वाला है। विक्रमी संवत के हिसाब से 2081 चल रहा है, शक संवत के हिसाब से 1946 चल रहा है और ग्रेगोरियन तो आपको पता ही है 2024 है। शक संवत और विक्रमी संवत थोड़े दिनों पहले मैंने आपको समझाए थे कैलकुलेशन कैसे होती है। चलिए अब आज के सीए के ऊपर मूव करें। उससे पहले कल जो जाते जाते आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे किया गया था उसका आंसर डिस्कस करेंगे और सेशन के बीच में जो 2-3 क्वेश्चन मैं आपसे करती हूँ उनका आंसर डिस्कस करेंगे। सो कल का क्या क्वेश्चन था? What prestigious status is recently granted to IREDA, that is Indian Renewable Energy Development Agency, by the Government of India? भारतीय सरकार ने हाल ही में भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी IREDA को कौन सा स्टेटस दिया? क्या आंसर है? बिल्कुल नवरत्न स्टेटस दिया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ IREDA को ही नवरत्न स्टेटस मिला है, टोटल 3 ऐसी कंपनीज हैं जो पहले मिनी रत्न कैटेगरी 1 में थी, अब नवरत्न में आ गई हैं अप्रैल के अंदर। और टोटल नवरत्न कंपनीज अब इंडिया में कितनी हो जाती हैं? 19। कौन सी ये 3 कंपनीज हैं अभी देखेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी क्वेश्चंस का आंसर। सो एक और क्वेश्चन जो सेशन में मैंने आपसे किया कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, जिसके अंडर में ही ये IREDA आती है, उसको हेड कौन कर रहे हैं? यूनियन मिनिस्टर यानी मंत्री कौन है उस मंत्रालय के? सो राजकुमार सिंह है कैबिनेट मिनिस्टर या यूनियन मिनिस्टर। ओके, यूनियन मिनिस्टर लिखेंगे। देन मुस्लिम पॉपुलेशन इंडिया में कितनी है मैंने आपसे पूछा था, क्योंकि कल हमने देखा कि पाकिस्तान में वहाँ रह रहे हिंदू माइनॉरिटीज़ का सबसे बड़ा हिंदू उत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था, हिंगलाज माता जी का जो पिलग्रिम होता है 3 दिन का। तो वहाँ हिंदू माइनॉरिटी है, तो मैंने आपसे पूछा 2011 के सेंसस के हिसाब से कितनी मुस्लिम पॉपुलेशन माइनॉरिटी इंडिया में रहती है परसेंटेज में? 14.2%। देन ICC T20 वर्ल्ड कप जो कि जून में हो जाएगा, उसको होस्ट कौन करेगा? स्टार्ट होगा जो वेस्ट इंडीज और USA होस्ट करने वाले हैं। सो दीज वर द 3 क्वेश्चंस एंड रैंडमली आई हैव पिक द आंसर ऑफ विभू मेहरोत्रा। ऑलराइट, चलिए आ जाते हैं शुरुआत आज के इम्पॉर्टेंट डे पे बढ़ें, लेबर डे की बातचीत करें, गुजरात डे, महाराष्ट्र डे की बात करें। उससे पहले ये जो नवरत्न कंपनीज हैं 3, उनका स्टेटस क्लियर करते हैं। तो देखिए NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, IREDA एंड HUDCO, ये 3 कंपनीज हैं जिनको नवरत्न स्टेटस डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस से मिला है ना। अब इन तीनों कंपनीज को क्योंकि नवरत्न का स्टेटस मिल गया है, मिनी रत्न कंपनीज जो पहले 60 हुआ करती थी उनमें से ये 3 हो जाएंगी माइनस, ये मिनी रत्न कैटेगरी 1, ठीक है। और जो नवरत्न कंपनीज पहले 16 हुआ करती थी उनमें 3 हो जाएंगी प्लस, ये 19 हो जाएंगी, ये 57 हो जाएंगी। क्लैरिटी है? चलिए, सो अब जो भी कंपनी न्यूज़ में आती है, नवरत्न हो या महारत्न हो, मिनी रत्न हो, पर्टिकुलरली नवरत्न महारत्न, उसके बारे में थोड़ी ब्रीफिंग ले लेना बहुत ज़रूरी है, एग्जामिनर पूछ सकता है स्टैटिक पोर्शन से, ठीक है। तो कवर करते हैं फटाफट। नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट कब हुई थी? 1974 के अंदर हुई थी और इसका जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वो नोएडा उत्तर प्रदेश के अंदर है। नाउ नेशनल फर्टिलाइजर्स यानी जो खाद फर्टिलाइजर्स डलते हैं उससे रिलेटेड है, तो मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर में ये आती है। एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स है यूरिया जो फर्टिलाइजर है उसकी, पर्टिकुलरली इफ्को जो है वो सबसे बड़ी यूरिया फर्टिलाइजर कंपनी है इंडिया के अंदर। लेकिन अगर हम वन ऑफ द लार्जेस्ट में बात करें तो NFL भी उसके अंदर आता है। अब देखो कौन से मंत्रालय में आ रही है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। लिख दो जल्दी से इसके यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम, ठीक है, बताइएगा। और इसके CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? U सर्वनन इज द यूनियन नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड CMD। ओके, फर्टिलाइजर्स ढंग से डालिएगा नहीं तो सर्वनाश हो सकता है, तो सर्वनाश थोड़ा मिलता जुलता है, हिंट से आप याद रख सकते हो। देन हम आते हैं HUDCO यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट यानी कि किस चीज़ से रिलेटेड फाइनेंस देती होगी? ये हाउसिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से रिलेटेड फाइनेंस देने वाली ये एक कंपनी है जिसको अब नवरत्न स्टेटस मिल गया है और इसको 54 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। 1970 में यानी कि ये एग्जिस्टेंस में आई थी। कौन है CMD? संजय कुलश्रेष्ठ। तो देखिए हमारा जो कुल है कहाँ रहता है? घर वर से रिलेटेड ही रहता है ना, हाउस के अंदर ही तो हमारा कुल रहता होगा। तो इसी तरह से हाउसिंग HUDCO हुडको जो है वो कुलश्रेष्ठ जी उसको हेड कर रहे हैं।
और कल हमने IREDA के बारे में देख ही लिया था, CMD और देख लेते हैं आज। सो इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। ये किससे रिलेटेड फाइनेंसिंग प्रोवाइड करती है? रीन्यूएबल एनर्जी, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड फंडिंग प्रोवाइड करती है। और 1987 के अंदर ये इस्टेब्लिश हुई थी, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी के अंडर में आती है। और प्रदीप कुमार दास जो हैं वो इसको हेड करते हैं। तो देखो रीन्यूएबल एनर्जी, तो दीप जलता है, रीन्यूएबल एनर्जी जैसा एनर्जी है ना उसके अंदर भी, तो उससे आप दीप से एसोसिएट कर सकते हो। छोटा छोटा सा हिंट दे रही हूँ, आप अपने हिसाब से दूसरे हिंट भी बना सकते हैं। ये थी जो 16 नवरत्न कंपनीज पहले थी, अब 3 और हमने ऐड कर दी हैं। हमने नहीं की हैं, सरकार ने की है। NFL आ गया, हुडको आ गया एंड IREDA आ गया। ठीक है, क्लैरिटी मिल गई। चलिए, अब आज आप जो भी कुछ पढ़ोगे, जो भी कुछ आप स्क्रीन पे देख रहे हो, वो सब अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कहाँ जा सकते हो? परचम ऐप पे जा सकते हो, परचम टेलीग्राम अकाउंट पे जा सकते हो। दोनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टाइटल पे क्लिक कीजिए, मोर पे क्लिक कीजिए, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं। वेबसाइट, ऐप, टेलीग्राम, इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट, iOS पे कैसे एक्सेस करें, वेब एक्सेस कैसे करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। कई बार जब आप वेब एक्सेस करते हो ऑर्गेनाइजेशन कोड मांगता है, तो ऑर्गेनाइजेशन कोड परचम का है क्लिज। ठीक है, ये आप लगा सकते हो। अगर आपको मंथली मैगजीन्स या कोई और PDF चाहिए अपार्ट फ्रॉम डेली CA, तो आप वेबसाइट पे चले जाइएगा, वहाँ मिल जाएगी। कोई भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, कोर्स चाहिए, तो परचम ऐप डाउनलोड करनी पड़ेगी। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर है। PDF बाय करने के बाद मिल नहीं रही, कोई भी ट्रबल आ रहा है तो मेल करिए, परचम ऐप पे चैट भी कर सकते हैं। ओके, चले आगे बढ़ें। सो 1 मई, इसको मे डे या लेबर डे भी कहा जाता है, श्रम दिवस। सो जितनी भी लेबर फोर्स है उसको डेडिकेटेड ये डे होता है। कई कंट्रीज़ के अंदर 1 मई की छुट्टी रखी जाती है, MNCs जो होती हैं पर्टिकुलरली वो रखती हैं। सो इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे 1 मई को आता है। 1 मई, मे डे याद हो ही जाना है। कामगार दिवस, कामगार दिन, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, श्रम दिवस, ये सारे इसके दूसरे नाम हैं। क्यों इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है? बिकॉज इस दिन 1886 में 1 मई 1886 के अंदर बहुत सारे जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे शिकागो के अंदर, वो इकट्ठा हुए थे, थाउजेंड्स ऑफ लेबर्स, और वो ये प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारा जो वर्क आवर है, यानी एक पूरे दिन में हम कितने घंटे काम करें, वो रिड्यूस करके 8 घंटे का हो जाना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्किंग होते थे, तो 8 घंटे का हमारा वर्क डे हो, इसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। पुलिस के साथ झड़पें हुई, बीच में बॉम्ब ब्लास्ट भी हो गया, काफ़ी सारे लोग मारे गए। और इस घटना के लिए, और जो लोग इकट्ठे हुए थे अपने लेबर राइट्स के लिए, इसको कमोमरेट करने के लिए 1 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, तो शिकागो अमेरिका के अंदर द हे मार्केट अफेयर को कमोमरेट करता है। हे मार्केट वाला एरिया था जहां ये पूरा अफेयर हुआ था, जहां मुठभेड़ हुई थी, पुलिस के भी लोग मारे गए, श्रमिक भी घायल और मारे गए, तो इन सबको याद में ये मनाया जाता है। ठीक है, 1889 में, यानी कि करीब 3 साल बाद, बहुत सारी सोशलिस्ट पार्टीज जो यूरोप की हैं वो इकट्ठी हुई थी और उन्होंने डिसाइड किया कि हम 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे के तौर पे मनाएंगे, जिस दिन ये पूरा आंदोलन चालू किया गया था। राइट, इंडिया में लेबर डे सबसे पहले कहाँ मनाया गया और किसके द्वारा मनाया गया? सो ये एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो थोड़ा आप देख लीजिएगा कि इंडिया में फर्स्ट लेबर डे मद्रास के अंदर, जो अब हम चेन्नई बोलते हैं, मद्रास के अंदर सेलिब्रेट किया गया लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान के द्वारा। लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान, मद्रास ने सबसे पहला इंटरनेशनल लेबर डे या लेबर डे भारत में मनाया 1923 में। ठीक है, लेबर डे समझ में आ गया। ऑलराइट, आगे बढ़ें। आ जाओ जी। 2 स्टेट हैं जो कि भाषा के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग होते हैं बॉम्बे स्टेट से। उस समय जो बॉम्बे स्टेट रहा करता था वो टूटता है और एक निकलता है गुजरात, गुजराती मुख्य रूप से बोलने वाले लोगों के लिए, और एक निकलता है महाराष्ट्र, मराठी बोलने वाले लोगों के लिए मुख्य रूप से। सो लिंग्विस्टिक बेसिस पे 1 मई को, यानी लेबर डे को ही, लेबर डे से याद रख लीजिए दोनों स्टेट का फॉर्मेशन, बहुत सिंपल हो जाएगा। सो महाराष्ट्र डे एंड गुजरात डे कब आता है? 1 मई को आता है। 1 मई 1960, साल याद रखिएगा। 1 मई 1960 को जो स्टेट ऑफ बॉम्बे था उस समय, उसको तोड़ा गया महाराष्ट्र और गुजराती स्पीकिंग लोगों के हिसाब से। गॉट इट? चलो थोड़ा सा स्टैटिक देखें। यही हैं वो हरे कबूतर जो मुझे दिखते हैं यहाँ, कभी कभी उड़ करके आते हैं, क्योंकि मैं राजस्थान में रहती हूँ। राजस्थान में कुछ एरियाज़ में हरे कबूतर पाए जाते हैं और मेरी कोई बात मानते नहीं थे मेरे घर वाले कि अच्छा हरे कबूतर भी होते हैं क्या। दिस समहाउ, घर वाले तो नहीं, कुछ कुछ कम्युनिटी मेंबर्स के नहीं, हरे कबूतर नहीं होते हैं। ऑलराइट, चलिए महाराष्ट्र की बात करते हैं। सो महाराष्ट्र में जो भी स्टेट सिंबल्स हैं वो देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? मुंबई है। CM कौन है?
शिंदे साहब हैं, एकनाथ शिंदे। गवर्नर कौन है? कोश्यारी जी, भगत सिंह कोश्यारी। स्टेट एनिमल, ये जो जायंट स्क्विरल आपको दिख रही है ना यहाँ पे, इंडियन जायंट स्क्विरल, ये महाराष्ट्र में मुख्य रूप से पाई जाती है, कर्नाटका साइड भी मिलती है। स्टेट ट्री है मैंगो, अल्फांसो मैंगो के लिए जाना ही जाता है ना। फिर स्टेट फ्लावर इज जरूल दिस, और स्टेट बर्ड इज येलो फुटेड ग्रीन पिजन। ओके, तो ये सब हो गई महाराष्ट्र की बात। गुजरात को नहीं छोड़ेंगे, इसको भी देख लेते हैं। सो गुजरात की कैपिटल इज गांधीनगर। सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल जी हैं। गवर्नर कौन है? देवव्रत हैं, आचार्य देवव्रत। स्टेट एनिमल गिर फॉरेस्ट के लिए, गिर लायंस के लिए जाना जाता है ना, नेशनल पार्क के लिए, सो एशियाटिक लायन। स्टेट बर्ड इज ग्रेटर फ्लेमिंगो, जो कच्छ वाला एरिया है वहाँ पे फ्लेमिंगोज नेस्टिंग के लिए आते हैं, राइट। देन स्टेट ट्री इज बैनियन, बरगद का पेड़। और स्टेट फ्लावर इज मैरीगोल्ड, जिसे हम गेंदा बोलते हैं। चलिए, तो ये 2 स्टेट की बेसिक हमने एक स्टेट इन्फो आपको दे दी है। अब हम आते हैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट पे, जो हम पहले ही 2 बार पढ़ चुके हैं। जब अनाउंस हुआ था कि बन सकते हैं, फिर इनका अपॉइंटमेंट डिक्लेयर हो गया, और अब ये फाइनली ही हैज़ टेकन ओवर एज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। एंड हु इज दिस जेंटलमैन? एडमिरल हो गए, अब ये वाइस नहीं रहे। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, ही इज द न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। सो जो इंडियन नेवी है उसको हेड कौन करेंगे अब से? एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी करेंगे। ही हैज टेकन ओवर फ्रॉम होम? पहले एडमिरल रह चुके, इनसे पहले आर हरि कुमार, वो थे। अब 1 मई से दिनेश कुमार त्रिपाठी जी ने टेक ओवर कर लिया है। त्रिपाठी जी की अगर हम बात करें तो फ्लैग ऑफिसर, कमांडर इन चीफ रह चुके हैं। कौन सी कमांड के? वेस्टर्न नेवल कमांड के। सो जो इंडियन नेवी की वेस्टर्न नेवल कमांड है, जो मुंबई में हेडक्वार्टर्ड है, वहाँ पे कमांडिंग ऑफिसर की तरह कार्यरत रह चुके हैं। इंडियन नेवल शिप्स हैं विनाश, कर्च, त्रिशूल, इनको लीड कर चुके हैं। उसके अलावा अति विशिष्ट सेवा मेडल और 9 सेना मेडल से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो ये कुछ एक ब्रीफ है। ये इतनी डिटेल किनको पढ़ने की ज़रूरत है? जितने भी डिफेंस एग्जाम देने वाले बच्चे हैं, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है ज़्यादा। बाकी सारे बच्चे आप इतने पॉइंट्स ध्यान रख लोगे तो भी चल जाएगा आपका काम। चलिए, अगली न्यूज़ पे आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है एक हिंदुस्तानी को। क्या अवार्ड है, क्यों दिया गया, वो देखना है हमें। सो आलोक शुक्ला, आलोक शुक्ला, नाम ध्यान रखिएगा अच्छे से। इनको एशिया से 2024 गोल्डमैन प्राइज विनर डिक्लेयर किया गया है। गोल्डमैन प्राइज विनर फ्रॉम एशिया इन फॉर द ईयर 2024 आलोक शुक्ला जी को जाता है। छत्तीसगढ़ इंडिया को ये बिलोंग करते हैं, और उस छत्तीसगढ़ एरिया के अंदर माइंस से फॉरेस्ट को बचाना, अगर माइंस बनती हैं तो पूरा एरिया क्लियर किया जाता है, लेकिन इन्होंने अपनी एक एनजीओ के चलते, एक संस्था के चलते बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया 4,47,000 एकड़ का जो एरिया है उसको माइंस के अंडर में आने से बचाया है। सरकार ने आइडिया ही ड्रॉप कर दिया कि ठीक है, हम नहीं माइंस यहाँ पे बनाते, तो इतने बड़े कंट्रीब्यूशन टू द एनवायरनमेंट के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, अब देख लेते हैं। आलोक शुक्ला विंस गोल्डमैन प्राइज। कौन सा प्राइज है? गोल्डमैन प्राइज। इसको एनवायरनमेंट से रिलेटेड नोबेल प्राइज भी कहा जाता है। ग्रीन नोबेल, नोबेल प्राइज होते हैं ना। नोबेल प्राइज की बात आई तो चलिए मुझे बताइए कितनी फील्ड के अंदर नोबेल प्राइज दिया जाता है? ठीक है, बताइए जल्दी से। सो ग्रीन नोबेल, गोल्डमैन प्राइज को ग्रीन नोबेल भी कहा जाता है। इनको हसदेव अरण्य कैंपेन की वजह से ये अवार्ड दिया गया। हसदेव अरण्य कैंपेन, जिसके चलते फॉरेस्ट जो हैं, जो मैंने आपको बताया करीब 4,500 एकड़ के जो फॉरेस्ट हैं, नॉट हज़ार, 4.5 लाख एकड़ के जो फॉरेस्ट हैं उनको बचाया गया। 4.5 तो नहीं होगा, 4,45,000 है, करीब 4.5 लाख, करीब 4.5 लाख एकड़ फॉरेस्ट को बचाया गया है। फ्रॉम 21 प्लान्ड कोल माइंस इन छत्तीसगढ़, 21 कोल माइंस प्लान्ड थी इस एरिया में, पर सरकार ने फिर ये आइडिया ड्रॉप कर दिया। तो देखिएगा कि ही इज़ द कन्वीनर ऑफ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन। ओके, ही इज़ ऑल्सो द मेंबर ऑफ हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति, और इन्हीं के एफर्ट से जो फॉरेस्ट हैं, हसदेव अरण्य एरिया जो है पूरा छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे सेव किए गए हैं। अशोक शुक्ला गोल्डमैन प्राइज 2024 एंड हसदेव अरण्य छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, चलिए अगली न्यूज़ के लिए चलते हैं एनएचपीसी के पास। एनएचपीसी जो कि एक मिनी रत्न कैटेगरी 1 कंपनी है, और उसने कोलैबोरेट किया है एक नॉर्वे की कंपनी के साथ में। क्यों किया है? ताकि फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी भारत में लाई जा सके, जो फ्लोट करे। ठीक है, अभी हमारे पास सोलर टेक्नोलॉजी है, ऑफ कोर्स है, लेकिन फ्लोटिंग सोलर टेक्नोलॉजी के लिए एनएचपीसी ने कोलैबोरेट किया है। किसके साथ? एक नॉर्वेन कंपनी के साथ। उस कंपनी का नाम क्या है? ओशन सन।
Ocean Sun. So NHPC Limited to collaborate with Norwegian company for implementation of floating solar energy technology in India. तो बस ये दो नाम याद रखेंगे आप, NHPC याद रखेंगे, Ocean Sun याद रखेंगे. Ocean Sun कौन सी कंट्री की है? नॉर्वे की कंपनी है. ठीक है, अब NHPC की बात आई है तो थोड़ा देख लेते हैं NHPC को. लाइक आई टोल्ड यू, मिनी रत्न कैटेगरी 1 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंडर में आती है. ठीक है, और 1975 में कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेशन हुआ था इसका. हाइड्रो पावर के एरिया में वर्क करती है. इसको पहले नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन कहते थे, अब NHPC कहते हैं. अगली जो न्यूज़ है वो अपॉइंटमेंट से रिलेटेड आ रही है. जस्टिस दिनेश कुमार, Justice Dinesh Kumar, he has taken charge as the SAT presiding officer. एक ट्रिब्यूनल है, राइट, जैसे ग्रीन ट्रिब्यूनल होता है इसी तरह से SAT सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल है. सिक्योरिटीज़ के जो भी ऑर्डर्स हैं, जैसे कि सेबी से रिलेटेड कुछ है, IRDAI से रिलेटेड कुछ है, अगर उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट किसी को कोई अपील करनी है, कोई भी नया ऑर्डर सेबी ने रिलीज़ कर दिया है या फिर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने या पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने, तो इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमारे बॉडीज़ हैं, उनके किसी ऑर्डर के अगेंस्ट अगर आपको अपील करनी हो तो आपको कहाँ जाना पड़ता है? फिर आपको SAT यानी कि सिक्योरिटीज़ एपेलेट ट्रिब्यूनल का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है. और इसको हेड कौन करते हैं? कोई ना कोई जो जज हैं वही हेड करते हैं. सो जस्टिस PS दिनेश कुमार हैज़ बीन मेड द SAT प्रिजाइडिंग ऑफिसर. फिनेंस मिनिस्ट्री ये अपॉइंटमेंट करती है, उनको 4 साल के लिए इस पोजीशन पे रखा गया है. जो दिनेश कुमार जी हैं, इससे पहले वो कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं. थोड़े से समय के लिए रहे पर रह चुके हैं. ओके, सो समझ में आ गया SAT क्या काम करती है. और कर्नाटका हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके PS दिनेश कुमार जी अब इसको हेड करेंगे. यही मुझे बता दीजिए, ग्रीन एपेलेट ट्रिब्यूनल जो होता है, ग्रीन एपेलेट ट्रिब्यूनल जो एनवायरमेंट से रिलेटेड मुद्दों को देखता है, उसको कौन हेड कर रहा है? ठीक है, बताइएगा. पढ़ चुके हैं कुछ महीनों पहले हम. चलिए, अवार्ड कैटेगरी के अंदर एक न्यूज़ आती है और इसमें थोड़ा सा मुझे क्लैरिफिकेशन भी आपको देना है, इसलिए मैंने न्यूज़ पर्टिकुलरली ले ली है. हेमा मालिनी, सायरा बानो एंड 8 अदर्स विल बी गेटिंग पंडित लच्छू महाराज अवार्ड. पंडित लच्छू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, जब आप ये बोलते हो लच्छू महाराज तो 2 लच्छू महाराज जी आते हैं कॉन्टेक्स्ट के अंदर. एक हैं जो तबला वादक रह चुके हैं, एक हैं जो कथक डांसर रह चुके हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. सो यहाँ जो ये न्यूज़ है, ये कथक डांसर लच्छू महाराज जी की बात हो रही है. और इन्हीं के घराने में आगे जाकर के, इन्हीं के परिवार में आगे जाकर के बिरजू महाराज जी का नाम भी आप सुनते हो, राइट. सो हेमा मालिनी, सायरा बानो और 8 और लोग हैं जिनको पंडित लच्छू महाराज जी अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा. 10 लोग जो हैं वो ऐसा नहीं है कि 10 लोग इसी साल में अवार्ड दिया गया है इनको. पहले ये टेबल देखिए. ये जो अवार्ड है 10 लोगों को, ये पिछले 10 सालों के लिए हर साल एक न एक व्यक्ति का नाम अनाउंस किया गया इस अवार्ड के लिए, पर ये अवार्ड दिए नहीं गए थे. तो अब इकट्ठे इन 10 लोगों को अवार्ड दिया जा रहा है, जिनमें जो इंपॉर्टेंट प्रमुख नेम जो आप देख रहे हो, हेमा मालिनी को 2018 में, सायरा बानो को 2019 में, प्राची शाह, इफ़ यू नो, ये भी TV और फिल्म एक्ट्रेस हैं. वो एक सॉन्ग था ना, खुद तुझसे जग से हारा नहीं मैं, खुद से हारा हूँ माँ. कौन सी मूवी का सॉन्ग है ना, उसमें वो जो माँ वाला रोल किया था, दैट इज प्राची शाह. ओके, देन 2024 के लिए पंडित राजेंद्र गंगानी जी को ये अवार्ड मिला है. सो बेसिकली इस न्यूज़ के अंदर मुख्य बात क्या ध्यान रखनी है, पंडित लच्छू महाराज जी के बारे में हम थोड़ा पढ़ेंगे बिकॉज न्यूज़ में आ चुके हैं. हेमा मालिनी, सायरा बानो, इन लोगों का नाम थोड़ा इसमें है, तो 1-2 पॉइंट अच्छे से ध्यान रख लेंगे. नोटेड फिल्म हिंदी सुपरस्टार्स हेमा मालिनी, सायरा बानो एज वेल एज 8 अदर प्रोमिनेंट पीपल फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट एंड कल्चर, उनको पंडित लच्छू महाराज अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा, जो कथक के लिए पर्टिकुलरली दिया जाता है. और इन सबको, इन 10 लोगों को ये अवार्ड कब मिलेगा? 31 अगस्त 2024 में, अगस्त के एंड में दिया जाएगा. और ये 2014 से नहीं दिया गया था. एंड पंडित लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन है, पंडित लच्छू महाराज बैले फाउंडेशन है जो कि ये अवार्ड इन लोगों को देगी. ठीक है, सबके नाम मेरे ओपिनियन में रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, मेजर थोड़े ध्यान आप रख लेंगे. अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कथक डांसर उन्हीं को अवार्ड दिया जा रहा है. कुछ लोग आर्ट से जुड़े हुए हैं अधिकतर लोग कथक से जुड़े हुए हैं. एक जैसे भरतनाट्यम एक्सपोनेंट भी हैं, है ना, संध्या पुरिचा, उनको भी दिया जा रहा है. ये अब थोड़ा अच्छे से आप ध्यान रखेंगे. पंडित लच्छू महाराज जी की थोड़ी सी बायोग्राफी हम देख लेते हैं. इनका जन्म लखनऊ के अंदर 1907 में होता है और ये कथक डांसर बने, आगे जाके कोरियोग्राफर बने. जो आप मूवी देखते हैं मुगल आजम,
प्यार किया तो डरना क्या, ठीक है। और पाकीज़ा, इन्हीं लोगों ने, वही वाला सॉन्ग है आई थिंक पाकीज़ा में। तो इन सारी मूवीज़ के अंदर जो आपको 1-2 मूवीज़ के नाम यहाँ दिख रहे हैं, और भी मूवीज़ हैं। कोरियोग्राफी किनकी है? पंडित लच्छू महाराज जी की है। संगीत नाटक अकादमी से अवार्ड मिल चुका है इनको 1957 के अंदर, और लखनऊ में इन्होंने कथक केंद्र की स्थापना भी की है, लच्छू महाराज फॉर यू, ठीक है। तो लखनऊ घराने से ये बिलोंग करते थे। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर के लिए चलते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में अभी फॉरेस्ट फायर्स देखने को मिल रही हैं, और ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिल रही है, लेकिन इनकी जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, एक्सपोनेंशियली बढ़ गई है पिछले साल के मुकाबले। और अभी तक जितने केसेस फॉरेस्ट फायर्स के उत्तराखंड में पर्टिकुलरली कुमाऊं रीजन के अंदर देखने को मिले हैं, इतने आज तक नहीं देखने को मिले। सो फॉरेस्ट फायर सिचुएशन इन उत्तराखंड कुमाऊं और गढ़वाल डिवीजन में भी हो रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स। फॉरेस्ट फायर्स क्या होते हैं? कनाडा में आपने बहुत सुना होगा कि फॉरेस्ट फायर्स होते हैं जब बहुत गर्मी और ड्राई स्पेल आता है, सूखा है और बहुत गर्म है, तो जंगलों में आग लगने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज से थोड़ी बहुत आग लग गई और वो फैल गई, या फिर कई बार लाइटनिंग हो गई, बिजली गिर गई, उसकी वजह से आग फैल गई। तो ऐसा कब होगा? जब मॉइस्चर नहीं होगा पेड़ों में, मतलब बहुत ड्राई स्पेल चल रहा होगा, तेज गर्मी पड़ रही होगी, तब ऐसे होने के चांसेस बढ़ते हैं। सो उत्तराखंड ने हाईएस्ट नंबर ऑफ लार्ज फॉरेस्ट फायर्स, ऐसी फॉरेस्ट फायर जिन पे काबू पाने में बहुत दिक्कत आती है, उनको लार्ज फॉरेस्ट फायर्स कहते हैं। और हाईएस्ट नंबर ऑफ फायर अलर्ट्स, जहां फायर अलर्ट्स हुए हैं या लार्ज फॉरेस्ट फायर्स हुए हैं, इनकी संख्या लास्ट 7 डेज में अभी तक की हाईएस्ट दर्ज की गई है एज पर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। उत्तराखंड ने 201 लार्ज फॉरेस्ट फायर इंसिडेंट्स लास्ट 7 डेज में दर्ज किए हैं, जबकि पिछले साल ये 11 थे। पिछले साल 11, इस बार 201। डिफरेंस देखिएगा कितना ज़्यादा है। ओके, और उसके बाद उत्तराखंड अकेला नहीं है, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भी ये फॉरेस्ट फायर्स के केसेस देखने को मिले हैं। ना ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है फॉरेस्ट फायर्स की, उनमें सबसे पहला रीजन जो है वो एंथ्रोपोजेनिक रीजन बताया जा रहा है बाय फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स। उनका ये कहना है कि जो लोगों का इंटरैक्शन है फॉरेस्ट के बहुत पास तक पहुंच चुका है, और उसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ पीपल इन और नियर द फॉरेस्ट हैज इंक्रीज। वो लोग अपना खाना वाना बनाते हैं, सारे काम करते हैं, उससे फॉरेस्ट फायर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्लाइमेट और ड्राई स्पेल्स, ये भी एक मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, स्पेशली कुमाऊं के अंदर। कुमाऊं के अंदर अगर आप पेड़ देखोगे ना, तो बहुत सारे पाइन ट्रीज हैं जिनमें बहुत पतली पतली ऐसी लीव्स होती हैं, और वो पाइन ट्री लीव्स जब सूखती हैं, झड़ती हैं, तो पाइन नीडल्स नीचे बिखर जाती हैं, उनमें आग बहुत आसानी से लग सकती है, राइट। तो वो एक मेजर रीजन बन जाते हैं कुमाऊं के अंदर पर्टिकुलरली फॉरेस्ट फायर्स का। गॉट इट? ओके। अब फॉरेस्ट फायर्स जब होती है तो ऑब्वियसली एक तो हमको रीज़न पता है कि अभी बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन होगा उन फायर्स से, सो ह्यूज अमाउंट ऑफ कार्बन एमिशंस होते हैं। इकोसिस्टम डैमेज होता है, वो पूरा का पूरा जंगल एरिया एक तरह से उस समय के लिए तो तबाह हो जाता है, काफ़ी साल लगेंगे उसको वापस से रिप्लेनिश होने में। वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रॉय होती है, लैंड डिग्रेड हो चुका होता है, बाद के लिए इम्प्रूव हो जाएगा लेकिन फॉर द टाइमिंग डिग्रेड हो चुका है। अब जब आप उसको आग को काबू पाने के लिए केमिकल स्प्रे करते हो, या जो एशेज उठती हैं वो जब सब गिरती हैं तो वाटर सोर्सेज को करप्ट करती हैं। मैसिव वाइल्ड फायर जब होती हैं तो हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट करेंगी, धुआं होगा, सूट होगा, उसकी वजह से जो रेस्पिरेटरी इश्यूज हैं वो होते हैं, एयर पोल्यूशन के हैजर्ड्स हो जाते हैं, विजिबिलिटी डैमेज होती है, एंड ऑफ कोर्स जब लोग भागते हैं इधर उधर गिरते हैं तो इंजरीज भी होती है, राइट। तो ये सारे मेजर इम्पैक्ट्स हैं जो कि वाइल्ड फायर्स के होते हैं, राइट। अब क्योंकि हम एनवायरमेंटल कंसर्न एक जगह देख रहे हैं, तो चलिए अब उत्तराखंड से चलते हैं हम सीधे कर्नाटका। मैप दिख रहा है? सो उत्तराखंड से सीधे कर्नाटका चलेंगे। कर्नाटका में एक मेजर इशू क्या चल रहा है, यहाँ भी गर्मी के चलते एक समस्या सामने आई है, दैट इज एक नदी है, मेजर नदी, जिसके ऊपर वहाँ के कर्नाटका के कॉफ़ी प्लांटर्स डिपेंडेंट थे, वो अब सूख गई है बिकॉज ऑफ इंटेंस हीट एंड ड्रॉट, सूखा मौसम की वजह से। लक्ष्मण तीर्थ नदी, सो लक्ष्मण तीर्थ नदी आती है न्यूज़ में। अब एक चीज़ सीधे सीधे क्या क्वेश्चन बनता है, लक्ष्मण तीर्थ नदी कौन से स्टेट से जुड़ी हुई है, लक्ष्मण तीर्थ नदी कौन सी मेजर रिवर की ट्रिब्यूटरी या सहायक नदी है, ये दो बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जहाँ आपको थोड़ा आइडिया लगा कि ठीक है कर्नाटका में एक रीजन के अंदर ड्रॉट सिचुएशन भी आ रही है, वहीं आपको इस रिवर के बारे में भी देखना रहेगा। लक्ष्मण तीर्थ रिवर ड्राइज अप अमिट्स ड्रॉट एंड हीट, सूखा, गर्मी, इसकी वजह से नदी सूख चुकी है। ये ट्रिब्यूटरी है कावेरी की, कावेरी जो कि एक मेजर रिवर है साउथ इंडिया की, और उसकी ये ट्रिब्यूटरी है, और कोडगु या कूर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर ये बहती है। और इसके ऊपर लक्ष्मण तीर्थ फॉल्स या इरुपी फॉल्स भी फॉर्म होते हैं कर्नाटका केरला बॉर्डर के आसपास।
ओके जो साउथ कुडगू के फार्मर्स हैं वो इस नदी पे डिपेंडेंट होते हैं अपने जो क्रॉप है, कौन सी, कॉफी क्रॉप प्लांटेशंस, उनकी इरिगेशन के लिए, एंड नाउ दे आर फेसिंग चैलेंजेस। गॉट इट। तो लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक नदी है? कावेरी की है। कौन से स्टेट से एसोसिएटेड है? कर्नाटका से। चलिए अब हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स श्रेणी की तरफ, स्पोर्ट्स न्यूज़ की तरफ। उसके बाद हम डिफेंस न्यूज़ लेंगे और रिवीजन क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। स्पोर्ट्स न्यूज़ में सबसे पहले हमारे पड़ोसी देश से खबर आ रही है और न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान ने नेम किया है वर्ल्ड कप विनिंग कोच गैरी कर्स्टन एज ODI एंड T20 इंटरनेशनल हेड कोच। तो अब T20 इंटरनेशनल का सीजन चालू होने ही वाला है। उससे जस्ट पहले पाकिस्तान ने अनाउंस किया है कि हमारे T20 इंटरनेशनल के और वनडे इंटरनेशनल के हेड कोच कौन बने हैं, या हम किनको अपॉइंट कर रहे हैं? गैरी कर्स्टन को। गैरी कर्स्टन सुनकर के कुछ दिमाग में घंटी बजती है क्या? हमने जो लास्ट वर्ल्ड कप जीता था MS धोनी की कैप्टनसी के अंदर, उस समय हेड कोच कौन थे इंडिया के? गैरी कर्स्टन ही थे, राइट। और अब पाकिस्तान इनको हेड कोच बना रहा है बना लिया है रादर। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपॉइंट किया है वर्ल्ड कप विनिंग, क्योंकि इंडिया के लिए वर्ल्ड कप जब आया था अभी रिसेंटली। अच्छा बता दो, लास्ट वर्ल्ड कप इंडिया ने जो जीता है कौन से ईयर में जीता है? क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात मैं कर रही हूँ, आई होप एवरीबडी नोज, ठीक है। सो बताइएगा, क्रिकेट वर्ल्ड कप MS धोनी की कैप्टनसी में हमने जब जीता, जिसमें गैरी कर्स्टन हमारे हेड कोच थे, कौन से साल की मैं बात कर रही हूँ, कौन सी टीम को हमने हराया, कहाँ पे वो वर्ल्ड कप फिनाले हुआ था? ठीक है, आप कंट्री लिख दो, कौन सा वेन्यू था वो लिख दीजिए। सो विनिंग टीम मैंने इंडिया बता दी आपको, आप रनर अप टीम बताएंगे, ओके, ईयर बताएंगे, देन आप मुझे बताएंगे, क्या बताएंगे? वेन्यू बताएंगे, ठीक है, जल्दी से लिखिएगा। सो ही हैज़ बीन अपॉइंटेड हेड कोच ऑफ वनडे इंटरनेशनल्स एंड T20 इंटरनेशनल। टेस्ट क्रिकेट के लिए दूसरे हेड कोच हैं ऑस्ट्रेलियन पेसर जेसन गिलेस्पी, ओके। अच्छा, गैरी कर्स्टन लाइक आई टोल्ड यू, इंडिया के, आई हे मैंने तो लिख रखा आई एम सो स्टूपिड, 2011 वर्ल्ड कप मैंने लिख रखा है, कोई बात नहीं, चलो ये चीज़ मैंने बता दी ना, 2011। रनर अप बताओ और वेन्यू बताओ, ये तो नहीं लिखा है ना, कहीं नहीं लिखा है। सो साउथ अफ्रीकन ओपनर, साउथ अफ्रीकन टीम से एसोसिएटेड रह चुके हैं गैरी कर्स्टन, अब वो पाकिस्तान के हेड कोच बनेंगे T20 इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल। चलिए अगली खबर के लिए एशियन गेम्स पे चलते हैं, और इस बार कैरम, घर घर में हम कैरम खेलते हैं ना, सो ऐसे एशियन गेम्स भी होते हैं कैरम के। एशियन कैरम चैंपियनशिप में हमारी जो टीम है वो मेन एंड विमेन डबल्स में टाइटल लेकर के आई है, ठीक है। मालदीव्स के अंदर ये गेम्स चल रहे थे, मालदीव्स। सो मालदीव्स में 6th एशियन कैरम चैंपियनशिप हुई और वहाँ पे मेंस डबल और विमेंस डबल में इंडियन टीम जीत करके आई है। मेंस डबल में के श्रीनिवास, मोहम्मद गुफरान, एंड इंडियन विमेन डबल्स टीम के अंदर आकांक्षा कदम एंड शाइनी सेबेस्टियन। जो बच्चे UPSC सिविल्स देते हैं उनको स्पोर्ट्स न्यूज़ पे ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए न्यूज़ काम की नहीं है, बाकी सारे बच्चों के लिए काम की है। अच्छा, कई बच्चे मुझसे अभी भी पूछते हैं मैम UPSC की तैयारी हम यहाँ करंट अफेयर्स से कर लें क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, प्रीलिम्स तो आपके लिए अच्छे से कवर हो जाता है, मेंस में भी देखो यही न्यूज़ होती है। न्यूज़ दुनिया में अलग से बनाई नहीं जाती UPSC के लिए, आपका अप्रोच थोड़ा चेंज हो जाता है। कुछ न्यूज़ ऐसी होगी जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव की ज़्यादा होगी, उसको आपको थोड़ा डीप में जाके समझना पड़ेगा, तो न्यूज़ का आइडिया आप यहाँ से ले सकते हो। इसमें से कुछ परसेंटेज ऑफ न्यूज़ होगी जो आप डेप्थ में जाके और पढ़ सकते हो, स्पोर्ट्स न्यूज़ आप छोड़ सकते हो, बाकी करंट अफेयर्स आप यहाँ से डेफिनेटली कवर कर सकते हैं। बर्निंग इशूज़ अभी फ्रीक्वेंसी हफ्ते में 1 ही हमने रखी है, धीरे धीरे हम उसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो आप अगर NCERT पढ़ रहे हो और यहाँ से करंट अफेयर पढ़ रहे हो, आपका जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो अच्छे से रेडी हो जाएगा, इवन फॉर UPSC सिविल। बाकी सारे बच्चे बिंदास होकर पढ़ो, आपको कहीं और रेफर करने की मेरे ओपिनियन में ज़रूरत नहीं है। अभी तक बच्चों के रिव्यूज़ भी यही बोलते हैं, बी इट योर स्टेट PSCs, योर टीचिंग एग्जामिनेशन, योर डिफेंस एग्जामिनेशन। CDS वाले बच्चों ने बहुत सारों ने लिखा है मैम बहुत हेल्प हुई एग्जाम के अंदर, काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल गए, राइट। उसके अलावा आपके बैंकिंग वाले बच्चे, बैंकिंग की क्लासेस थोड़े दिन के लिए हमने रोक रखी हैं बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर अनदर फैकल्टी फॉर यू। कुछ कॉन्फ्लिक्ट की वजह से टीचर और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू विद आफरीन मैम, और इसलिए वी आर लुकिंग फॉर अनदर फैकल्टी फॉर यू, राइट, एंड वी विल बी अपॉइंटिंग इट वेरी सून। तब तक के लिए यू विल हैव टू बी ऑन होल्ड। बाकी जो भी एग्जामिनेशन वनडे आप एग्जामिनेशन बोल रहे हो, SSC हो गए, आपके रेलवेज हो गए, यू कैन रिलाई ऑन दिस करंट अफेयर्स। चलो आगे बढ़ेंगे। एंड देन अगली न्यूज़ आ रही है पेरिस ओलंपिक क्वालिफायर्स से रिलेटेड। देखो मैंने आपको बीच में भी गाइड किया था कि आपको हर एक पेरिस ओलंपिक्स में जो क्वालिफायर्स जा रहे हैं, कोटा जो डिसाइड हो रहा है उसमें कौन कौन जा रहा है, वो सबके नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जामिनर शायद आपसे नहीं पूछेगा बिकॉज अभी तक का ट्रेंड ऐसा ही है,
लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये नाम पढ़ते चलते हो तो जब आप ओलंपिक्स के अंदर रिजल्ट्स देखोगे तो उन रिजल्ट्स पे आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नाम आपके लिए ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके होंगे। तो आप ऐसे समझ लीजिए आपकी तैयारी है ओलंपिक्स के रिजल्ट को दिमाग में डालने के लिए, ठीक है, क्योंकि तब आपको हर एक इंडियन ओलंपिक विनर का नाम अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम बात करते हैं क्वालिफायर्स फॉर ओलंपिक्स इन बैडमिंटन कैटेगरी। तो विमेन सिंगल में हमारा एक ही कोटा कंप्लीट हुआ है, पीवी सिंधु जा रही हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद देखो इंडियन शटलर्स सेट टू शाइन एट 2024 पेरिस ओलंपिक्स, ये तो हेडिंग हो गई। 7 शटलर्स हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए इन 4 कैटेगरीज। 4 कैटेगरीज कौन सी हैं? विमेन सिंगल, मेन सिंगल, विमेन डबल, मेन डबल, राइट। तो आप देख लीजिए विमेन सिंगल में पीवी सिंधु ओलंपिक मेडलिस्ट रह चुकी हैं 2 बार। देन विमेन डबल में तनिषा क्रास्तो एंड अश्विनी पोनप्पा, ये दोनों जा रहे हैं। अगर हम मेन सिंगल की बात करें, लक्ष्य सेन और एचएस प्रणॉय, ये अलग अलग 2 खिलाड़ी हमने मेन सिंगल के लिए भेजे हैं। और मेंस डबल हमारी जो स्टार जोड़ी है सात्विक साईराज रानकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की, दे विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। तो ये 7 प्लेयर्स हैं जो कि 4 कैटेगरीज में इंडिया को पेरिस ओलंपिक्स में बैडमिंटन में रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम आते हैं स्क्वॉश के ऊपर, स्क्वॉश टाइटल। सो बैच ओपन स्क्वॉश टाइटल, बैच ओपन, ये जीता है हाल ही में वी सेंथिल कुमार ने। सो अब यहाँ पे 2 तरह से आपके क्वेश्चन तैयार होते हैं। वनडे एग्जाम वाले बच्चों, स्पोर्ट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिटिकली इंपॉर्टेंट कैटेगरी होती है, बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। स्टैटिक पोर्शन भी काफ़ी ज़रूरी होता है इसका, ठीक है। सो वी सेंथिल कुमार कौन से स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? स्क्वॉश से जुड़े हुए हैं। और प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन का यानी पीएसए का एक टूर टाइटल है, पूरा टूर होता है, बहुत सारे उसमें टाइटल इवेंट्स होते हैं, उसमें से एक इवेंट है बैच ओपन। क्या नाम है? बैच ओपन। सो ये जो बैच ओपन है ये पेरिस के अंदर हुआ और किसने जीता है इसको? वी सेंथिल कुमार ने जीता है, ठीक है। तो 2 न्यूज़ बन गई, ये बैच ओपन किसने जीता और वी सेंथिल कुमार कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ठीक है। हाल ही में एक खिलाड़ी थे जिन्होंने पीएसए टूर से रिटायरमेंट लिया था, बताइए बताइए उनका नाम, थोड़े दिन पहले ही हमने पढ़ा था। पीएसए टूर, प्रोफेशनल स्क्वॉश एसोसिएशन का जो टूर होता है उससे रिटायरमेंट अनाउंस किया था अभी थोड़े दिनों पहले खिलाड़ी ने, उनका नाम जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लिखेंगे। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारी डिफेंस सेक्शन ऑफ न्यूज़ की तरफ, और पहली जो खबर आ रही है वो LSAM-20 से रिलेटेड आ रही है। LSAM-20 को लॉन्च कर दिया गया है। लॉन्च करने का मतलब ये है ये तैयार हो गई है, टेस्ट हो गई, अब इसको पानी पे उतार दिया गया है। सो लॉन्च ऑफ 6th एम्यूनिशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज, बार्ज है ये, बार्ज क्या होता है अभी मैं समझाऊंगी। नाम है इसका LSAM-20 यार्ड 130। सो बार्ज बेसिकली एक इस तरह का वेसल होता है जो नीचे से फ्लैट होता है, राइट। अगर आप इसकी फोटो ध्यान से देखेंगे ये नीचे से पूरा फ्लैट है, ठीक है, फ्लोट करता है पानी पे, इसके अंदर कोई मोटर प्रोपेल्शन नहीं होते हैं, खुद से नहीं चल सकता है, इसको पुल किया जाता है। टग्स वगैरह जो होते हैं ना, जो हम पढ़ते रहते हैं टग्स, वो इनको धक्का देते हैं, पुल करते हैं। सो बार्ज किस काम आता है? बार्ज काम आता है जो भी आपके शिपमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े कार्गोज होते हैं, उनको मूव करवाने के। यूजुअली इनलैंड वाटरवेज में काम आता है। इनलैंड यानी समुद्र, सीज नहीं, ओपन सीज नहीं, रिवर्स हो गई, है ना। तो हमारे लैंड के बीच बीच में जो वाटर्स होते हैं उनमें सामान की आवाजाही के लिए यूजुअली बार्ज का इस्तेमाल किया जाता है। सीपोर्ट पे भी काम में लिया जाता है। सो इंडियन नेवी ने लॉन्च किया है 6th बार्ज LSAM-20 यार्ड 130, और ये 11 बार्ज का एक पूरा प्रोजेक्ट है जिसको कौन कंस्ट्रक्ट करेगा? सूर्यदीप्त प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। ये इनको 11 बार्ज कंस्ट्रक्ट करेंगे मेड इन इंडिया वाली टेक्नोलॉजी से, उसमें से 6ठे नंबर का बार्ज लॉन्च हो चुका है। और बार्ज क्या है? वही मैंने आपको बताया, फ्लैट बॉटम मरीन वेसल होता है, मेनली कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम में आता है, इंडिपेंडेंटली मूव नहीं कर सकता, इसको टो या टग किया जाता है। और चीफ ऑफ नेवल स्टाफ यहाँ पे भी हमने लिख दिया क्योंकि आप याद रख ही लीजिएगा। देन अगली न्यूज़ आ रही है इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड। इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल, जिसको रॉक्स मिसाइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉक्स मिसाइल। सो क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल जो कि हवा से छोड़ी जाती है और लैंड पे आके हिट करती है और 250 किलोमीटर दूर जाकर के अपने टारगेट को हिट कर सकती है, इस तरह की एक मिसाइल को इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया है, राइट। सो लाइक आई टोल्ड यू, रॉक्स भी कहते हैं इसको, क्रिस्टल मेज 2 एयर लॉन्च्ड बॉलिस्टिक मिसाइल है, ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगी। और इसको सुखोई 30 MKI जो लड़ाकू विमान है, फाइटर जेट है, वहाँ से लॉन्च किया गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे, राइट। क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल के बारे में देख लीजिए। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मिसाइल है, ये ओरिजिनली कहाँ की है? इजराइल की है। कहाँ की है ये मिसाइल? इजराइल की है। क्रिस्टल मेज 1 भी थी, उसी का अपडेटेड वर्जन क्रिस्टल मेज 2 है। और
ये ऐसे एरियाज में भी बहुत इफेक्टिव होती है जहाँ जीपीएस काम नहीं कर रहा होता, जैसे कि हमारा कारगिल वाला एरिया है ना, जहाँ जीपीएस भी फंक्शन नहीं करता, वहाँ पे भी मिसाइल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसका मेन फीचर है एयर टू सरफेस मिसाइल है ये। गॉट इट? चलिए, सो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ फॉर टुडे। अब हम मूव करेंगे हमारे रिवीजन क्वेश्चन की तरफ। आज 2 कैटेगरी के रिवीजन लेंगे, आज जो पढ़ा है उसका भी और कल जो पढ़ा था उसके क्वेश्चंस भी हम देखेंगे। पर उससे पहले नए बच्चों को मैं बता दूं, बहुत दिनों से नहीं बताया है, कि अगर आप एसएससी एग्जाम्स देने जा रहे हो, तैयारी कर रहे हो, इस साल जो भी एसएससी एग्जाम होंगे उनकी, और अगर आपको जनरल अवेयरनेस तैयार करनी है, वन स्टॉप सोल्यूशन आप देख रहे हैं, अच्छा कंटेंट मिल जाए, ढंग से समझा दिया जाए, निमोनिक से याद करवा दिया जाए, तो आप मेरा स्टैटिक जीके कोर्स देख सकते हो। और ये आपको एक पूरे पैकेज में भी मिल जाएगा, जनरल अवेयरनेस पैकेज में, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस और स्टैटिक जीके, सारे के सारे सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विथ रिकॉर्डेड वीडियो स्पेशली डिजाइन फॉर यू, ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। डाउनलोडेबल पीडीएफ्स हैं A4 फॉर्मेट में, जो आप डाउनलोड कर सकते हो। मॉक टेस्ट आपको दिए गए हैं, पीवाईक्यू डिस्कशंस फैकल्टी ने किए हैं, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। इंट्रोडक्टरी वीडियो, फ्री लेक्चर्स, सारी चीज़ें देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो। फिर भी हेल्प चाहिए तो कॉन्टैक्ट नंबर बताया था मैंने, हेल्पलाइन नंबर, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, अभी स्टैटिक जीके के अंदर आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन चल रहा है, बाकी मेजर पोर्शन कवर हो चुका है। विद इन अ कपल ऑफ डेज ये कोर्स भी वाइंड अप होने वाला है। ठीक है, लेकिन आप इसको एक्सेस कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप तब एनरोल नहीं कर सकते, ये पूरे इस साल के लिए वैलिड है, मतलब बिल्कुल अपडेटेड आपके लिए रिकॉर्ड किया गया है। पूरे 2024 में आप इस कोर्स से आराम से पढ़ सकते हो, एग्जाम ओरिएंटेड बनाया गया है। प्रैक्टिस के लिए एसएससी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दी गई है, जनरल अवेयरनेस की ही है, इन्हीं 6 सब्जेक्ट्स की। यू कैन चेक इट आउट। ये सब कहाँ चेकआउट कर सकते हो? परचम ऐप पे। ओके, डिस्काउंट सपोर्ट के लिए प्लीज कॉन्टैक्ट दी टीम, परचम ऐप पे या फिर हेल्पलाइन नंबर पे। चलिए आंसर करना शुरू कीजिए। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड कोच ऑफ ODIs एंड T20 बाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इन 2 फॉर्मेट्स ऑफ क्रिकेट के लिए किसको हेड कोच नियुक्त किया है? हु इज द पर्सन? गैरी कर्स्टन। ओके, next, what status was granted to HUDCO by Department of Public Enterprises? सरकार ने HUDCO यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड को हाल ही में कौन सा स्टेटस दिया है? बिल्कुल सही है, नवरत्न स्टेटस दिया है, साथ ही में IREDA को और NFL को भी दिया है। ओके, हु इज अपॉइंटेड न्यू चीफ ऑफ नेवल स्टाफ? अब तक तो रट ही गया होगा, है ना, बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको याद रखने की, इसको भूल ही नहीं सकते हो क्योंकि एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जी। नेक्स्ट, विच कंट्री वन बोथ मेन एंड विमेन डबल टाइटल इन 6th एशियन कैरम चैंपियनशिप? सो मेंस डबल, विमेन डबल कैरम चैंपियनशिप जो कि मालदीव्स, माले में हुई, कौन सी देश ने जीती है ये दोनों? इंडिया ने। ओके, प्रीवियस डेज के क्वेश्चन यानी कल के प्रैक्टिस करते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द विनर्स माइंडसेट? कल हमने देखा था द विनर्स माइंडसेट किसी खिलाड़ी ने, क्रिकेटर ने ये किताब लिखी है, क्या नाम है? शेन वॉटसन है इनका नाम। व्हाट आर मैग्नेटार्स? कल हमने देखा था कि मैग्नेटार से एक पूरा फ्लेयर निकला है और उसको हमने ट्रेस किया है। सो मैग्नेटार क्या होते हैं आपसे पूछा जा रहा है, जिनमें बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होती है और वो न्यूट्रॉन स्टार होता है। ढूंढो इसमें कहाँ है, मुझे भी ढूंढना पड़ेगा। कॉम्पैक्ट स्टेलर रेमनेंट नोन एज स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सुपरनोवा, ये रहा। ठीक है, स्टेलर रेमनेंट्स यानी सितारों के जो अवशेष रह जाते हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ऑलराइट, चलिए। विच कंपनी साइंड अ 4-year ग्लोबल कोलैबोरेशन डील विद फीफा? फीफा के साथ में हाल ही में कंपनी ने 4 साल की कोलैब डील साइन की है, अब वो उसके स्पॉन्सर के तौर पे देखे जाएंगे 4 साल तक। कौन सी वो कंपनी है? अरामको। ओके, हु एडिटेड द बुक इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स? इंडियाज न्यूक्लियर टाइटन्स ये किताब हाल ही में पेश की गई थी हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर जी को। तो ये किताब एडिट किसने की है? 2 लोग थे इसमें, बिल्कुल। तो सौम्या अवस्थी, श्रबना बरुआ, बोथ A and B will be the right answer, C. Who launched Phi 3 mini AI model? Phi 3 या Phi 3 जैसे भी आप इसको पढ़ें, मिनी AI मॉडल है, ये किसने लॉन्च किया है, कौन सी कंपनी है? Microsoft is the right answer and this is your question of the day, my dear students. पढ़िए क्वेश्चन को और आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। Who is the recipient of 2024 Goldman Environment Prize from Asia, also known as Green Nobel? छत्तीसगढ़ से कौन है वो व्यक्ति? Write it down. So this is all about today's session. I really hope you would have enjoyed and furthermore आपने सब समझ लिया होगा जो भी कुछ समझाया गया है। और अब हम कल मिलेंगे दिन में 12 बजे with the same session। जाते जाते एक थॉट है आपके लिए, The illiterate of 21st century will not be those who cannot read and write. ऐसा नहीं है कि आज के टाइम में 21st century में illiterate हम उनको मानेंगे जो पढ़ लिख नहीं सकते, because majority people these days can do that.
बट दोज हु कैन नॉट लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। पर आज के टाइम में नए युग के इलिटरेट कौन है? पढ़ना अलग बात है, सीखना अलग बात है। जो कुछ नया सीख नहीं सकते, जो सीख लिया उसको अनलर्न नहीं कर सकते और रीलर्न नहीं कर सकते, यानी जो अपनी लर्निंग कैपेसिटीज़ को साथ साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ते हैं, वो आज के टाइम में इलिटरेट माने जाएंगे। हमको क्या सीखने को मिलता है? आज के दौर में ऐसा नहीं होगा कि आपकी स्टूडेंट लाइफ खत्म हुई और आपकी लर्निंग लाइफ भी खत्म हो गई। होता था ना पहले, आप स्कूल कॉलेज कर लेते हो, नौकरी पकड़ लेते हो, बस अब हमें तो सिर्फ कमाने पे फोकस करना है। दीज डेज यू कैन नॉट अफोर्ड दिस एटीट्यूड, यू नीड टू बी परसिस्टेंट इन योर लर्निंग कैपेसिटीज़। वो उसको आपको साथ लेकर ही बुजुर्ग एज तक जाना पड़ेगा अगर आप बदलते समय के साथ इन ट्यून रहना चाहते हो, बिकॉज आज का युग बदलाव का युग है। आप नहीं बदलेंगे तो समय से बहुत पीछे रह जाएंगे। सो ये जो अभी कैपेसिटी है ना आप लोगों की सीखने की, अभी तो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज लेने की कैपेसिटी है। धीरे धीरे स्किल्स, नॉलेज सब लेने की कैपेसिटी को बढ़ाते रहिएगा, कम मत कीजिएगा। कीप द हंगर फॉर लर्निंग अलाइव इन यू इफ यू वांट टू कीप द पेस विद दिस ग्रोइंग वर्ल्ड। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव। कल मिलेंगे। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।